खंड स के बाद खंड द, जिसमें उत्तर थोड़े बड़े हो जाएंगे आपके और प्रश्नों के जो नंबर है वो 4 अंक हो जाएंगे। पहले 3 अंक के थे, अब 4 अंक के थोड़े दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। 250 शब्द में आपको उसका उत्तर देना है। और इसके अंदर पहला प्रश्न दिया है, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। पृथक निर्वाचिका का मतलब मुसलमान लोग, दलित लोग अपने लिए अलग सीट चाह रहे थे रिजर्वेशन के लिए। तो ये लोग क्यों बटे हुए थे कि भाई हमारे मुसलमानों के लिए अलग सीट होनी चाहिए या दलितों के लिए अलग सीट होनी चाहिए, इस पर बटे हुए क्यों थे। तो पृथक निर्वाचिका का मतलब आप समझिए। एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं मैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा की अभी 545 सीटें, उसमें 16% सीटें हैं वो हमारे एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। एसटी समुदाय के लिए 12% सीटें हैं वो आरक्षित है, तो 28% सीटें हैं आरक्षित है। लेकिन पूर्व में, देश से आजादी से पूर्व, इसके ऊपर थोड़ा जो मुसलमान लोग थे, पाकिस्तान अलग बनने से पहले जो प्रांतीय विधानसभाएं थी या केंद्रीय विधानसभा थी, उसके अंदर वो अपने लिए धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन चाह रहे थे कि भाई हमारे लिए एक सीट आरक्षित कर दो कि वहां मुसलमान ही जीत के आएगा। ऐसी कुछ सीटों का वो पृथक निर्वाचिका चाह रहे थे। इस पर होगी बात। तो उसके ऊपर लोग ये बटे हुए क्यों थे। भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं में तीव्र मतभेद थे। मुस्लिम नेता और पिछड़े हुए वर्गों के नेता पृथक निर्वाचिका के समर्थक थे, परंतु हिंदू महासभा, उस जमाने की राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस के नेता ये पृथक निर्वाचिका के विरुद्ध थे। अब छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपको कि भैया पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कौन थे। तो मुसलमान लोग, उनके नेता, और पिछड़े हुए वर्गों के नेता, दलित, मुस्लिम, ये चाह रहे थे कि हमारे लिए अलग सीटों का आरक्षण हो कि भाई जालोर की सीट हमको दे दो, या मुसलमान ही जीत के आएगा, पाली की सीट हमको दे दो, या ऐसे मुसलमान ही खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की वो निर्वाचिका चाह रहे थे। जबकि जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां थी, हिंदू महासभा और कांग्रेस, ये लोग क्या चाह रहे थे कि पृथक निर्वाचिका नहीं हो, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा होकर के जीत के आ सकता है। मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन। अब मुस्लिम लीग के जो नेता थे, मुसलमान लोग, वो क्यों चाह रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेताओं की मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान जो है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए। भारत का जो मुसलमान है वो समाज में उसकी जातिगत स्थिति नीचे है, आर्थिक पैसे भी उसके पास कम है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है और राजनीति में भी ज्यादा नहीं है, ऐसा उन नेताओं का मानना था मुस्लिम लीग के। अतः उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए, उन लोगों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए कि उनको भी राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए वो अपने लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखना चाह रहे थे। अनेक मुस्लिम नेता भारत के जो अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित थे, उनको भय था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज, उनका वर्चस्व विस्थापित हो जाएगा तो उनकी संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के बड़े नेता, मोहम्मद इकबाल आदि मुसलमानों की मांग का नेतृत्व कर रहे थे। उनका यह मानना था कि जब अंग्रेजों के नेतृत्व में प्रांतीय चुनाव होंगे तो ज्यादा हिंदू है इस देश के अंदर, तो सारे के सारे हिंदू चुन के आ जाएंगे। जब सारे हिंदू चुन के आ जाएंगे तो मुसलमानों की जो पहचान है धर्म के आधार पर वो नष्ट हो जाएगी, हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए लोग ये चाह रहे थे कि मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र हो, ताकि मान लीजिए किसी विधानसभा में 100 लोग चुन के आ रहे हैं तो उसमें से 20 सीटें मुसलमानों को दे दो, ताकि वो 20 लोग मुसलमानों की मांग बराबर उठाते रहे। ये उनकी मांग थी, मान्यता थी। अब दूसरे थे दलित नेता। दलित नेता जो थे वो पृथक निर्वाचन का समर्थन क्यों कर रहे थे। अनेक दलित नेता पिछड़े हुए वर्गों के समस्याओं का अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे। जो समाज के अंदर, जिनको उस जमाने में नीची जाति कहा जाता था, खैर जातियों में ऊंची नीचे नहीं होती, लेकिन कुछ लोग उस जमाने के जो नेता थे वो ये समझ रहे थे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम लोग पिछड़े हुए। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पर बल दिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, महात्मा गांधी गए थे, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो दलित लोग हैं, एससी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए अलग सीट आरक्षित हो। अंबेडकर ये चाह रहे थे क्योंकि वो पिछड़े हुए लोग हैं।
समाज में बराबर का स्थान उनको प्राप्त नहीं है, इसलिए अगर वो चुनकर जाएंगे तो उनकी भी मांग सरकार तक पहुंचेगी। अब कांग्रेस के जो नेता थे बड़े बड़े, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, वो इस पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। वो कहते मुसलमान, दलित, इनके लिए अलग सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी को बराबर अधिकार होना चाहिए कि वो कहीं से भी जीत करके आ सके। कांग्रेस राष्ट्रीय एकता की प्रबल समर्थक थी, कांग्रेस राष्ट्रवाद की समर्थक थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में हो, हम सब भारतीय नागरिक हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, सब लोग एक भारतीय नागरिक के रूप में जाने जाए। इसलिए पृथक निर्वाचन की मांग वो लोग ठुकरा रहे थे और वे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाह रहे थे। उनकी मान्यता थी कि अगर पृथक निर्वाचन हो गया तो फिर ईर्ष्या और द्वेष की भावना आएगी। जैसा ये मुसलमानों के क्षेत्र से चुन के आए, ये दलितों के क्षेत्र से चुन के आए, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ द्वेष, उसके मन में उसके प्रति द्वेष होगा। महाराणा क्या खार भाई उसके प्रति उसके द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, तो देश के अंदर एकता स्थापित नहीं हो पाएगी। हिंदू महासभा के जो नेता थे उस जमाने के, वो भी इसका विरोध कर रहे थे पृथक निर्वाचन का। 1928 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन जिसमें सारे दल के नेता शामिल हुए थे, दलित, मुसलमान, कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट, सारे लोग शामिल थे। उसमें हिंदू महासभा के उस जमाने के बड़े नेता M.R. जयकर साहब ने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था, क्योंकि उनकी भी मान्यता थी कि राष्ट्रवाद का जो बीज है फिर इसके ऊपर खतरा आ जाएगा। हम लोग जाति में, धर्म में, समाज में बढ़ गए तो फिर देश एक नहीं रह पाएगा। जब ये मांग इसके संबंध में कोई प्रश्न आता है आपके पास में, तो इससे मिला जुला उत्तर हम लिख सकते हैं। पृथक निर्वाचन का मांग का समर्थन किसने किया? दलित नेताओं ने और मुस्लिम लीग ने। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, हिंदू महासभा ने। क्यों विरोध किया वो कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। उन लोगों ने क्यों समर्थन किया वो कारण मैंने आपको बता दिया। पृथक निर्वाचिका किसे कहते हैं वो कारण मैंने आपको बता दिया। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा, ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके बदले में आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पर ये सारे प्रश्न अभी देखेंगे। असहयोग आंदोलन किस प्रकार जो है देहात में फैल गया, ये प्रश्न है कि शहरों से चल करके असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया। महात्मा गांधी का पूरा संपूर्ण देश के अंदर पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन। कहने का अर्थ यह था कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनके कानूनों को नहीं मानेंगे, उनके बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, शराब की दुकानों पर धरना देंगे। रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार की कार्रवाइयां उसके अंदर थी। विध्वंस का मतलब अहिंसा से था, अहिंसा का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना, उनका सहयोग नहीं करना। यह आंदोलन शहरों में शुरू हुआ था। कांग्रेस का जो प्रस्ताव था वो भी एक शहर से आया था और वो देहात में, देहात मतलब ग्रामीण क्षेत्र, छोटे छोटे गांवों में गांधी जी का यह पहला आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए, आपको मालूम होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 से, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको आप लोग नमक आंदोलन भी कहते हो 1929-30, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये 3 बड़े आंदोलन थे देश के अंदर जो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए। पहला जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। ये आंदोलन कैसे खत्म हुआ, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। ये आंदोलन खत्म हुआ था 1922 के अंदर, चोरा चोरी कांड हो गया था। चोरा चोरी के अंदर कुछ लोगों ने, भारतीय लोगों ने, जो भीड़ जा रही थी असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए, उन लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। चोरा चोरी स्थान है गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में, और वहां बहुत सारे अंग्रेज पुलिस वाले जल के मर गए। इसी बात गांधी जी ने ये सोचा कि ये हिंसा का रूप ले लिया इस आंदोलन ने, इसलिए उन्होंने समाप्त कर दिया। 1920 से 22 हो गया असहयोग आंदोलन। दूसरा जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे और दांडी समुद्र पर जाकर नमक बनाया था। वो आंदोलन गांधी इरविन समझौते के तहत 1931-32 में समाप्त हो गया था। गांधी और जमाने के भारत के जो अंग्रेजों के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ, उसके तहत वो आंदोलन समाप्त हो गया। और तीसरा जो आंदोलन हुआ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, वो आंदोलन देश की आजादी के साथ समाप्त हुआ। तो यहां पर जो पहले आंदोलन की बात है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे फैला,
शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। देहात मतलब ग्रामीण क्षेत्र। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। उस युद्ध के बाद किसान, आदिवासी, छोटे छोटे लोग, खेतिहर मजदूर, वो भी गांधी जी की आवाज पर इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो पहला बात, किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करना। किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। जब किसान इस आंदोलन से जुड़ गए तो ये आंदोलन गांव में फैल नहीं था। किसानों के बड़े नेता किसान आंदोलन की जो हमेशा नेतृत्व करते थे, उन लोगों ने इसका समर्थन कर दिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। अवध का मतलब अयोध्या, फैजाबाद जिला था पहले, अयोध्या जिला हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उस अवध के ग्रामीण क्षेत्रों का नेहरू जी ने दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा यानी दुख, व्यथा का मतलब उन किसानों के उन्होंने दुख समझे, ग्रामीणों के दुख समझे। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेता कांग्रेस के लोगों के नेतृत्व में एक नया संगठन बनाया, अवध किसान सभा। अयोध्या किसान सभा का गठन किया। महीने भर तक पूरे क्षेत्र के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन गई। लोग जुड़े इस आंदोलन से, अवध किसान आंदोलन से। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के में किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। किसानों का एक अलग संगठन बना, अवध किसान आंदोलन। तो उन अवध किसान आंदोलन समिति के सदस्यों ने भी इस असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया, इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में फैलता गया। देहातों में असहयोग आंदोलन का स्वरूप। अब दूसरी बात, उसका रूप क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है आंदोलन, तो उसका रूप क्या था? किसानों ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया या इसका समर्थन किया ग्रामों के अंदर, वो जो स्वरूप था, जो रूप था उसका, उससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि 1921 के अंदर जब गांवों के अंदर आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। जो गांव के अंदर पूंजीपति लोग थे, बड़े लोग थे, जो अंग्रेजों के समर्थक माने जाते थे इस देश के अंदर, उन लोगों के घरों पर हमला कर दिया किसानों ने, मजदूरों ने। अनाज के जो गोदाम भरे हुए थे पूंजीपतियों के पास, उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया। इससे कांग्रेस खुश नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी ये आंदोलन अहिंसक रूप से चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयां और आकांक्षाओं को सही ठहर रहे थे। कई नेता गांधी जी का नाम लेकर के लोगों को ये कह रहे थे कि भैया आप जमीन पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हमको हक मिलेगा, जमीन के पट्टे हमको मिलेंगे, जमीन गरीबों को मिल जाएगी और कोई टैक्स हमको लगेगा नहीं। इसलिए भी लोग वो हिंसक हो गए थे, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि गांधी जी का आवाज है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल दिया। कई लोग समझ नहीं पाए कि गांधी जी आंदोलन क्यों चला रहे हैं, उनका मैसेज सही प्रकार से लोगों तक नहीं पहुंचा, और स्वराज अपना राज, इसका मतलब भी लोग समझ नहीं पाए। कई बार क्या होता है, जब बड़े आंदोलन होते हैं तो अफवाह फैलती है और लोगों ने कुछ गलत अर्थ निकाल दिए उसके। उन अफवाहों के कारण भी गुरिल्ला आंदोलन फैला, गुड़े विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब छापामारी, जो महाराणा प्रताप ने चलाए थे, छिप करके बाहर करना। इस प्रकार के युद्ध उन लोगों ने किए कि भैया अंग्रेजों को भगाओ तभी स्वराज आएगा। उन लोगों ने उसका कुछ उल्टा अर्थ निकाल दिया, जो गांधी जी का विचार नहीं था। इसलिए यह आंदोलन बहुत ज्यादा मात्रा में गांवों के अंदर फैल गया। हमारा अगला बड़ा प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। संघवाद के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात की है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। इससे आमतौर पर दो स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। सत्ता की भागीदारी पाठ पढ़ा था अपन ने। एक केंद्र सरकार ही अपने पास सारे अधिकार रख ले तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है। श्रीलंका का, बेल्जियम का उदाहरण हमने देखा था। तो हमारे यहां पर भी क्या किया हम लोगों ने, प्रारंभ में
दो स्तर पर सरकार बनाई। दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार, जयपुर में हमारी राज्य सरकार। संघवाद यही है कि सर्वोच्च सत्ता होती है तो वो अपने अधिकार आनुषंगिक इकाइयों में बांट देती है, अपने अंगों के अंदर बांट देती है। इससे दो प्रकार की सरकार बन जाती है, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, संघ सूची बना दी हम लोगों ने, जो विषय केंद्र सरकार को मिल गए। हमने एक राज्य सूची बनाई जो विषय राज्य सरकार को मिल गए। एक हमने समवर्ती सूची बनाई जिसके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। ये बात मैंने आप लोगों को स्पष्ट की थी जब वो पाठ हमने पढ़ा था। तो संघवाद का मतलब है कि एक जो इकाई होती है केंद्र में, वो अपनी अधिकार छोटी इकाइयों में बांट देती है। सरल शब्दों में हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि केंद्र की एक जो सरकार है वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य अपने अंगों में बांट देती है। आमतौर पर दो इकाइयां होती है, केंद्र की इकाई, एक राज्यों की इकाई। हमारे देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है और सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। एक दूसरे पर दखलंदाजी नहीं दे सकते। जो संविधान ने उनको विषय दिए राज्य सूची का, तो राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। उनको केंद्र की परमिशन नहीं चाहिए, उनको अपने विषयों पर वो आजादी से कार्य कर सकती है, केंद्र उसमें दखल नहीं देता है। अब संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि सरकार के मुख्य दो स्तर हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। हमारे देश ने बाद में दो से अधिक स्तर भी कर दिए जब संविधान में हमने संशोधन किया और हमने स्थानीय सरकार बना दी। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद, समझ गए। तो तीन स्तर पर हो गई हमारी सरकार। तो दो स्तर पर तो होगी, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। संविधान के मूल में भी ये था हमारे, दो स्तर की सरकार होगी। अलग अलग अधिकार क्षेत्र है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। कानून बनाना, कर वसूलना, उनका अलग अलग अधिकार है। कैसे अधिकार विभाजित किए संविधान ने? केंद्र सूची, कुछ विषय केंद्र सूची में डाल दिए, राज्य सूची, कुछ विषय राज्य सूची में डाल दिए, और समवर्ती सूची, कुछ विषय दोनों सूचियों में से जो थे शामिल नहीं थे, वो दोनों सरकारें उसके ऊपर कानून बना सकती है। इस प्रकार से हमने इस अधिकारों का स्पष्ट विभाजन कर दिया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, दो स्तर की सरकारें। फिर संवैधानिक मान्यता, इन सरकारों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, अपनी मर्जी से नहीं बनती है। संविधान ने केंद्र सरकार, प्रांतों की सरकारों को अधिकारों का, शक्तियों का, गारंटी का विभाजन किया, और राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। केंद्र सरकार नहीं पूछ सकती कि आपने बिजली के लिए क्यों बिल बढ़ा दिए, क्यों बिल कम कर दिए, आपने पानी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की है। केंद्र उसके लिए नहीं पूछ सकता। उनका जो अधिकार है वो कहां से मिलता है? संविधान से। केंद्र की मेहरबानी से अधिकार नहीं मिलते। कभी ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में ये पार्टी की सरकार है और राज्य में बी पार्टी की सरकार है, तो उन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है। इसलिए संविधान ने स्पष्ट विभाजन कर दिया है कि भैया जो राज्य सरकार है अपने स्तर पर कार्य कर सकती है। फिर मौलिक प्रावधान, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। कैसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों के द्वारा ही हो सकते हैं। आप लोगों को पूर्व में भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार से कानून बनते हैं। एक कानून साधारण बहुमत से बन जाते हैं। आप लोग एक बार ध्यान से वापस देख लीजिए, इसको परीक्षा में पूछा जाएगा। साधारण बहुमत अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में जितने लोग उपस्थित थे उनका बहुमत हो जाता है किसी के पक्ष में, तो कानून बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में 400 लोग उपस्थित थे और 201 लोगों ने उसके पक्ष में वोट दे दिया, तो कानून बन गया। राज्यसभा में 200 लोग उपस्थित थे, किसी दिन 101 ने वोट दे दिया उसके पक्ष में, तो कानून बन गया। कुछ ऐसे प्रावधान है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें दूसरा अपन प्रावधान कहेंगे 2/3 बहुमत चाहिए, कि अगर 300 लोग उपस्थित है तो 200 के वोट पक्ष में चाहिए, 150 वोट से नहीं होगा। कुछ संशोधन ऐसे है संविधान में, और कुछ संशोधन ऐसे है जिसमें 2/3 बहुमत तो चाहिए लोकसभा राज्यसभा का, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का भी प्रस्ताव चाहिए। देश के जितने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं का भी प्रस्ताव चाहिए, तभी वो बदलाव हो सकता है। यही बात है मौलिक प्रावधान।
कि केंद्र सरकार चाहे केवल बदलाव कर रहे हैं, साहब राज्य सूची से हम एक विषय हटा देते हैं, केंद्र में ले लेते हैं, तब कानून केंद्र बनाएगा। केंद्र सरकार ये नहीं कर सकती, संविधान रोकती है उसको, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए, तो ही वो बदलाव हो सकता है मौलिक प्रावधानों पर। कोई भी इस तरह की सरकार बदलाव अकेले नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर न्यायालय अगर केंद्र को गलत भी काम कर रहा है तो न्यायालय की शरण में ले सकती है, राज्य सरकार जा सकती है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। इन सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर उठने वाले विवादों को निपटाने में सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का वो निर्णायक भूमिका निभाता है। कभी केंद्र ऐसा कानून बना दे दिया, कोई राज्य राज्यों के हितों से टकराए तो राज्य सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, और कहेगा साहब हमारा नीतियां कमजोर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान को देखता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और फिर इसके आधार पर सही फैसला करता है। जिस राज्य ने जिस सरकार ने गलत काम किया है उसको रोक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संविधान की सुरक्षा भी मिल गई उन सरकारों को। फिर वित्तीय स्वायत्ता, वित्त का मतलब है पैसा। अब कानून बना हुआ है, पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है, वित्त आयोग बनते हैं समय समय पर। केंद्र सरकार जो पैसा कमा रही है टैक्स द्वारा, उसका कितना % राज्यों को देगी ये फिक्स है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर टैक्स केवल राज्य सरकार वसूल करती है। आप लोग चाहते हो रजिस्ट्री करवा रहे हैं जमीन की, स्टाम्प खरीदते हो 10% 5% जो भी 1 लाख रजिस्ट्री 10,000 का स्टाम्प लगाते हो, वो 10,000 रुपये राज्य सरकार को जाता है। हम लोग आयकर देते हैं, सीधा केंद्र को जाता है। तो वित्तीय स्वायत्ता है सबको, पैसा कमाने के सबके अलग अलग स्रोत निर्धारित है कि कौन सी सरकार कहां से पैसा कमाएगी, अलग अलग स्रोत निर्धारित कर दिए गए हैं। दोहरा उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता सुरक्षा बढ़ाना। जब हम लोग राजस्थान के नागरिक के रूप में काम करेंगे तो देश के लिए काम करेंगे, और क्षेत्रीय विविधताओं का भी पूरा सम्मान हो जाता है। जब दोनों सरकार बनेगी तो लोगों के साथ हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार। और जब केंद्र की बात आएगी तो हम भारत के नागरिक के रूप में सोचेंगे कि भाई भारत की सरकार ने हमको ये आजादी दी है कि हम राजस्थान में भी एक सरकार बना करके अपना शासन चला रहे। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी आती है। अब मैंने आपको बताया 3 स्तर की सरकार होती है कई बार, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन क्या है, उसके ऊपर एक प्रश्न आया है, इसको हम देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? स्थानीय शासन जो बाद में संविधान संशोधन करके हमने तीसरी इकाई बनाई, केंद्र और राज्य के अलावा इसके गठन की प्रक्रिया क्या है? तो भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन, भारत में गांवों के लिए हमने पंचायती राज के नाम से एक व्यवस्था बनाई है जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर की सरकारें होती है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर आपके पंचायत समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और फिर जिला स्तर पर आपके जिला परिषद। देख रहे हो, ये 3 स्तर की जो सरकारें हैं वो यहां पर होती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गांव की। हमारे गांव के अंदर या गांव का एक समूह, जैसे आपके छोटा गांव है मालीपुरा, तो मालीपुरा सोनेला मिलकर के सोनेला ग्राम पंचायत बनाती है। गांव या गांव का एक समूह मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनती है। ये एक परिषद की तरह है जिसमें सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। जैसे आपके यहाँ 9 सदस्य हैं जिनको हम लोग वार्ड पंच कहते हैं, और एक अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग सरपंच कहते हैं। सरपंच का चुनाव सीधी जनता करती है। वार्ड पंच के चुनाव हर वार्ड से अलग अलग जनता द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं और गांव के लोग इसमें वोट देते हैं। गांव स्तर पर कोई फैसला करना है तो ये संस्था कर सकती है। ग्राम सभा बुलाती है, गांव के समस्त नागरिक इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है वो समस्त ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जो मतदाता है वो ग्राम पंचायत का बजट पास करना, क्या क्या कामकाज करने हैं, ये ग्राम सभा तय करती है, और साल में 2 या 3 बैठक उसकी होती है कम से कम। अपने स्कूल में काम हो रहा है, ये ग्राम पंचायत द्वारा हो रहा है। ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेती है कि सब गांव को गांव में काम करवाना है। समझ गए आप लोग? आपके सरपंच है, आपके वार्ड पंच है, अच्छी तरह से आप समझते हो। आप रेलवे चले जाओ तो यहाँ हमारा ब्लॉक स्तर आ जाता है, और ब्लॉक स्तर पर जो है हमारी पंचायत समिति है। जैसे अबरोड पंचायत समिति है, शिवगंज है, पाली में देसूरी है, बाड़मेर के अंदर समदड़ी है, सिवाना है, बालोतरा है, ये सब पंचायत समितियां हैं ब्लॉक स्तर पर। पंचायत समितियों का गठन ब्लॉक स्तर पर किया गया है, मंडलीय ब्लॉक कहते हैं हम, और उनके सदस्यों का चुनाव भी मतदाता द्वारा किया जाता है। आप डेलीगेट कहते हो,
डेलीगेट कहते हो पंचायत समिति सदस्य। अपने पीराराम जी की पत्नी है पंकु देवी, तो तुम्हारे यहाँ से पंचायत समिति के सदस्य है। हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। कैसे? हमारे यहाँ से 21 सदस्य चुने जाते हैं पूरे रेवंद्र ब्लॉक से, फिर ये वोट देते हैं 21 और एक प्रधान चुनते हैं। 21 में से जिसको 11 वोट मिल गए वो प्रधान बन जाता है। इन्हीं 21 जीते हुए में से एक व्यक्ति प्रधान बनेगा। राधिका देवी है ना भी प्रधान है। तो पंचायत समिति पूरे ब्लॉक के लिए काम करती है, पूरे ब्लॉक का बजट बनाती है, ब्लॉक में कहाँ का विकास करना है उसकी योजना बनाती है। फिर आई आपके जिला परिषद जो सिरोही में है, हर जिले स्तर पर है, सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद बनती है। इसके भी डेलीगेट्स होते हैं जिनको अपन जिला परिषद सदस्य कहते हैं। उनके भी चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होते हैं और उन्हीं जनताओं में से जो चुने जाते सदस्य हैं वो एक जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। यहाँ तो क्या प्रधान का चुनाव होता है पंचायत समिति में। यहाँ का जो मुखिया होगा पंचायत समिति उसको क्या कहेंगे? प्रधान। और जिला स्तर पर जो जिला परिषद है उसका मुखिया क्या कहलाएगा? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जिला परिषद का मुखिया जिला परिषद है। लोकसभा विधानसभा के जो सांसद और विधायक चुने गए वो भी इसके सदस्य होते हैं। हमारे देवजी भाई पटेल है, तक्षी राम जी है, समाराम जी है, सैम लोढ़ा है, ये सारे लोग इसके सदस्य हैं जो जिले के। अब आई बात नगरों की, तो गांवों की बात हो गई। अब बड़े जो नगर है, शहर है, जहां नगर पालिका है, नगर परिषद है, शहरों के अंदर स्थानीय शासन जो है वो शहरों में भी काम करता है। छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, सबसे छोटा स्तर नगर पालिका। जो थोड़े बड़े शहर है वहां नगर परिषद होती है और उससे बड़े शहर है वहां नगर निगम होता है। 3 स्तर हो गए इसके भी, नगर पालिका सबसे छोटे शहरों में, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। तीनों का कामकाज निर्वाचित जनप्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका का प्रमुख, नगर परिषद का जो प्रमुख है उसको सभापति कहते हैं और नगर निगम में मेयर कहते हैं। ये ध्यान रखना। नगर पालिका जो सबसे छोटी इकाई है उसका जो प्रमुख है उसको नगर पालिका का प्रमुख कहते हैं। नगर परिषद का जो प्रमुख है उसको हम सभापति कहते हैं और नगर निगम का जो प्रमुख है उसको मेयर कहते हैं। ये स्थानीय सरकार जो है हमने बनाई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में संशोधन करके इनको मान्यता दी है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। मालूम है आपको? ग्राम पंचायत में 50% महिलाएं चुन के आती है वार्ड पर। नगर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, महिलाओं को आरक्षण दिया है। SC/ST के लोगों को आरक्षण दिया है हम लोगों ने। इससे लोकतंत्र में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। अब इसके बाद में अपना एक और प्रश्न रह जाएगा, तो वो कौशल पर आधारित है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जो मानचित्र पर आधारित होता है। आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है।